नमस्कार, राम राम। एक सुप्रसिद्ध रेडियो जॉकी हैं, अत्यंत ही लोकप्रिय। आप परिचित होंगे उनके शो से और उन्हें सुनते भी होंगे। आए दिन राजनीतिक घटनाओं पर और देश में जो अन्य घटनाएं होती हैं उस पर टीका टिप्पणियां भी करती हैं वे, और ट्विटर पे जो है ट्वीट करती हैं, एक्स पर। ट्विटर तो अब नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनका जो मजहब है उसका अर्थ जो होता है, उसका मतलब होता है कंसेंट, यानी कि राय मशवरे से चलने वाला मजहब है। और कोई हिजाब पहनता है या नहीं पहनता है ये तो कंसेंट का विषय है, थोपा नहीं जा सकता, इसलिए बेकार की बातें हैं। संभवतः ईरान के ऊपर उनका ये ट्वीट है और ये इशारा है। अब आप सोच लीजिए कि इससे बढ़िया चुटकुला आपको सुनने को नहीं मिल सकता, क्योंकि कंसेंट का तो खैर वहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। सबसे पहले तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आज से शतियों पहले जब पर्शिया के ऊपर हमला हुआ और उसे नेस्तनाबूद करके, उसकी मूल संस्कृति को तहस नहस करके, वहाँ के पुस्तकालयों को जला करके, लोगों को धर्मांतरित करके एक नए देश की रचना की गई, बनाया गया, तब कोई कंसेंट लिया गया था क्या? संपूर्ण विश्व सभ्यता ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जब तलवार के दम पर एक विश्वास ने, एक मजहब ने जो है दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज कायम किया। तब फिर इस तरह की बातें करने का क्या तुक है, क्या अर्थ है? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं किसी न किसी तरह से, कोई रेडियो जॉकी है, कोई पत्रकार है, कोई वक्ता है, कोई कवि है, कोई शायर है, चाहे कोई नेता है, इस तरह के लोग, इनके फॉलोअर्स होते हैं। कोई बाबा जी हैं, कोई सिद्ध हैं, जो भी हैं, कोई मौलवी है, कोई मुफ्ती है, कोई भी है, इनके फॉलोअर्स होते हैं और ये जो कहते हैं उसको बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। तब बहुत बड़ी संख्या में जो नए युवा हिंदू हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, बहुत प्रोग्रेसिव बात कर रही हैं, वे तो रेडियो जॉकी हैं और ये कह रही हैं कि वहाँ उसका मतलब जो होता है वो कंसेंट होता है। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान में 17-18% हिंदू रह गए, जो कि अब घट करके 1 से 1.5% पर आ गए हैं, तब ये जो 16-16.5% हिंदू जो गायब हुए या धर्मांतरित हुए, ये क्या उनसे कोई कंसेंट लिया गया था? वहाँ के जितने हिंदू निशान थे, जितने प्रतीक चिन्ह थे धर्म के, वे सब नष्ट किए गए, तो वे सब कंसेंट लेकर के किए गए थे क्या? पिछले 70 वर्षों में, 70-75 वर्षों में ही एक पूरा देश भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इतना बदल गया कि आज कोई भारत का वहाँ चला जाए तो वह भटक जाएगा, उसे लगेगा कि हम क्या देख रहे हैं, जो पूरी तरह से चित्र बदल गया है। ये सब कंसेंट लेकर के किया गया था। कश्मीर में जब 4-5 लाख हिंदुओं को रातों रात भगाया गया, उनकी बेटियां बलात्कृत हुई, घर जलाए गए, तब कंसेंट लिया गया था क्या? बांग्लादेश में आए दिन जो हिंदुओं को हलाक किया जा रहा है, मारा जा रहा है, वह कंसेंट लेकर के किया जा रहा है। ये कंसेंट का वहां क्या अर्थ है? कंसेंट का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो सॉफ्ट चेहरे हैं इनके, कोई गीतकार है, कोई पटकथा लेखक है, कोई विचारधारा वाला है, कोई शायर है, कोई कवि है, ये लोग बहुत सूक्ष्म तरीके से अपना एजेंडा चलाते हैं। ये ऊपरी ऊपरी तो दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम कट्टरता के विरोध में हैं, लेकिन जब आप ध्यान से इनकी बातों को सुनेंगे तब आपको लगेगा कि ये अपने मत को जो है प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ऐसे अनेकानेक नामचीन शायरों को भी सुना जा सकता है, उनको पढ़ा जा सकता है, जो कि मूलतः उसी फिलॉसफी, उसी आइडियोलॉजी को इंजेक्ट करते रहे। हिंदी सिनेमा में ये काम बहुत लंबे समय तक वहाँ के शायर और गीतकार करते रहे, बहुत लंबे समय तक, बहुत तरीके से उन्होंने इंजेक्ट किया इसे। अब वह गम हो गया तो अब दूसरे तरीके से लोग कर रहे हैं, चूंकि अब सोशल मीडिया जो है उसका समय है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, अपनी बातों को साझा करते हैं। इसलिए लोगों को प्रभावित करना और लोगों को एक धारा विशेष से जोड़ लेना जो है सरल हो गया है। और तब ऐसे लोग जो होते हैं अधिक खतरनाक हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि कंसेंट का मतलब वहाँ उस अर्थ, उस मजहब का अर्थ होता है कंसेंट। भारत में जब एक समय तक 4-4 शादियां करके लोग तलाक दे देते थे एक झटके में, तब कोई कंसेंट लिया जाता था क्या?
उनसे पूछा जाना चाहिए ये सब प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि आपके कंसेंट का क्या अर्थ है। जो आप कह रही हैं उसका कोई अस्तित्व भी है धरातल पर, या हवाई बातें करना ही जो है आपका एजेंडा है? कंसेंट का वहाँ कोई अर्थ नहीं होता है, यह बात हमें समझ लेना चाहिए। कंसेंट वंसेंट वहाँ तो भाई अंतिम बात होती है, जो कहा जाता है वह अंतिम सत्य होता है, उसे न मानना मतलब कुफ्र होता है। और पिछले दिनों ही आपको मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें कि एक महिला जो फिल्म की हीरोइन थी वे चली गई थी महाकाल में दर्शन करने के लिए, तो उसके बाद जो है उनके नाम से फतवे जारी होने लगे और कहा गया कि कलमा पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तब पूछा जाना चाहिए था, कंसेंट लेना चाहिए था कि भाई आप गई हैं तो उसका क्या मतलब है, आप क्यों गई हैं, पूछा जाना चाहिए था। लेकिन ये तो पूछा नहीं गया, ये तो फरमान सुना दिया गया कि आपको जो है ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुफ्र है और ये गुनाह अजीम जिसे हम कहते हैं इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन इन बातों का अर्थ इस संदर्भ में है कि लोग जो है इनसे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। आज भी जो युवा पीढ़ी है वह बुरी तरह से भटकी हुई, वैसे भी वह जो है अपने धर्म से च्युत है, अपनी परंपरा अपनी संस्कृति से विमुख है, इसलिए उसके भटक जाने का खतरा जो है बड़ा है, अधिक है। और तब जो है ऐसे लोग समाज में एक गलत जो है परिपाटी शुरू करते हैं। कुछ इस तरह के लोग जो होते हैं अधिक खतरनाक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों के विचार को जो है प्रभावित करते हैं। जो नई पीढ़ी के लोग होते हैं, जो जिन्हें हम गीली मिट्टी कहते हैं, उन्हें शेप दे देते हैं, क्योंकि वे पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनका विवेक भी उस समय तक इतना परिपक्व नहीं हुआ होता है, न तर्क शक्ति होती है, न वे कुछ जानते हैं, तो वे समझ में झांसे में आ जाते हैं कि वो ठीक ही कह रही हैं अगर कह रही हैं तो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सब लोग किस तरह से अपना एजेंडा चलाते हैं। ऐसे ही एक और बड़े मशहूर गीतकार हैं जो आए दिन अपने विचार रखते हैं। आपने बीच में उनको सुना भी होगा अन्य विषयों पर। एक बड़ी जबरदस्त चर्चा में वे शामिल हुए थे कि ईश्वर है या नहीं है। लेकिन उस चर्चा को, जिसका कि हिंदू धर्म में ईश्वर की संकल्पना से कोई लेना देना नहीं था, उसे एक सार्वभौमिक सत्य बना दिया गया, एक ऐसा दार्शनिक सत्य बना दिया गया जिसका हिंदू विचारधारा से कोई संपर्क, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूंकि वे वहां गए थे अनीश्वरवादी के रूप में और एक दूसरे मुफ्ती साहब बैठे थे जो ये अपनी बात कर रहे थे, तो हो गया उसे लागू कर दिया गया सबके ऊपर। तो यही बात है कि ऐसे लोग जो इस तरह से अलग अलग मंचों पर कार्यरत देखे जाते हैं वे बहुत खतरनाक लोग होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि एक बड़ी संस्था से जुड़ी हुई हैं जहां पर कि तटस्थ रह करके काम करने की जो है मांग की जाती है। ये अभीष्ट होता है कि कोई पत्रकार या कोई व्यक्ति जो है अपनी विचारधारा को समाज के ऊपर नहीं थोपेगा, लेकिन वे आए दिन जो है इस तरह की बातें करती हैं। दिल्ली में जब दंगा हुआ था तब उन्होंने ट्वीट किया था कि थाने पर चढ़ बैठो, मतलब घेराव करो थाने का, और उनके ट्वीट करने से काफी जो है अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी। ऐसे लोग आप समझिए कितने खतरनाक होते हैं और किस तरह से कितने इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो कि समाज को बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं उनको प्रभावित करते हैं और दुष्प्रचार से समस्याएं खड़ी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।